नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आज के हम लेक्चर में वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पिछली क्लासें जितनी भी हुई हैं हमारी साउंड एंड वेव की, जो हम साउंड एंड वेव पूरा चैप्टर हम करा चुके हैं। आज हमारी ये आखिरी क्लास होगी। तो इससे पिछली क्लासों में हम क्या कर चुके हैं? यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव, जिसमें कि हमने ध्वनि पढ़ी थी। तो ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य के साथ साथ मैकेनिकल वेव है। तो आज के हम इस वीडियो में यानी कि आज के लेक्चर में हम नॉन मैकेनिकल वेव या उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने क्या बताया था, जो हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं, और यांत्रिक तरंगें हमने सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया ध्वनि का। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। तो अलग अलग माध्यम में इनकी अलग अलग चाल होती है, वो हम बहुत गहराई से बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग में आप लोग डालोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इन्हें बोलते हैं हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हम आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो सबसे पहले तो आप ये बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। ये निर्वात में भी चल सकती हैं, निर्वात में। और निर्वात में जो इनकी चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन आप पहले बाद में समझना, पहले समझो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। ये बात जानो आप, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ये बात आप अच्छे से पहचानो और समझो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहली 1 नंबर में ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में याद रखेंगे रेडियो तरंगे। क्या ध्यान रखेंगे? रेडियो वेव, इन्हें बोलते हैं रेडियो तरंगे। क्या बोलते हैं इनको? रेडियो तरंगे। नंबर 2 में लिखेंगे सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव। इन्हें बोलते हैं हम सूक्ष्म तरंगे। नंबर 3 में याद रखेंगे इंफ्रारेड वेव यानी कि बोलते हैं अवरक्त तरंगे। क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंगे। नंबर 4 में याद रखेंगे आप दृश्य तरंगे या विजुअल वेव, इनको बोलते हैं दृश्य तरंगे। ठीक है, दृश्य तरंगों के बाद आप लोग ध्यान रखोगे विजिबल लाइट हो गई, ये 4 प्रकार की हो गई। उसके बाद यूवी रेस आती हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगी यूवी रेस के बाद आ जाएंगी हमारी क्या बोलते हैं एक्स रेस, और फिर गामा रेस। तो इसमें ध्यान रखेंगे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, और लिखनी भी आपको इसी क्रम में है। तो उसके बाद 5वां पॉइंट आपको लिखना है अपनी नोटबुक में भी इसी प्रक्रम में लिखना है, यूवी रेस। इसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। नंबर 6 में लिखेंगे आप एक्स रेस, और नंबर 7 में आप लोग लिखोगे गामा रेस। तो ये मैंने आपको 7 तरंगे लिखी हैं। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। तो आपको पता होना चाहिए इनके प्रकार कितने हो जाएंगे। इनके ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये प्रकार हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे? 7 प्रकार के। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कि इनकी खोज किसने करी थी,
तो इनकी खोज के बारे में अगर बात करते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे। मैक्सवेल ने इसकी खोज करी थी। क्या करी थी? मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने ही बताया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। मैक्सवेल ने ही बताया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि भाई रेडियो तरंगों की खोज किसने करी थी, रेडियो तरंगों की खोज, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो तरंगों की खोज किसने करी थी। तो रेडियो तरंगों की खोज में अगर आप फर्स्ट, इसमें भी दो लोगों के नाम निकल के आते हैं। अगर आप फर्स्ट का अगर व्यक्ति का नाम निकल के आता है तो आप देंगे हटर्स। क्या देंगे? हटर्स। कभी हटर्स ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन ये नहीं मिलता है आपको, तो सेकंड प्रेफरेंस आप किसको दोगे? आप दोगे मार्कोनी को। किसने दोगे? मार्कोनी को आप दोगे। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं कि माइक्रोवेव की खोज किसने करी थी, तो माइक्रोवेव में भी दो नाम निकल के आते हैं। तो पहला नाम आता है जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम आता है इसमें भी? पहला नाम आता है जगदीश, क्या आता है भाई? जगदीश चंद्र बोस। और दूसरा नाम आता है इसमें भी मार्कोनी। क्या आता है? मार्कोनी। तो आपसे अगर पूछता है कभी भी कि सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने की थी, तो आप ध्यान रखना, आपको या तो जगदीश चंद्र बोस दे रखा होगा या मार्कोनी दे रखा होगा। तो आप पहला जो प्रेफरेंस दोगे वो जगदीश चंद्र बोस को दोगे, और सेकंड ऑप्शन किसका, सेकंड जो प्रेफर दोगे वो किसे दोगे? मार्कोनी को दोगे। उसी प्रकार में रेडियो तरंगों में खोज करना है। रेडियो तरंगों की खोज में ध्यान रखेंगे, जो पहला प्रेफरेंस दोगे आप हटर्स को दोगे, और सेकंड दोगे आप मार्कोनी को दोगे। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज करी थी मैक्सवेल साहब ने। किसने की थी भाई? मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की थी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे अवरक्त तरंगों की जो खोज की थी वो की थी हमारी हर्सेल ने। किसने की थी भाई? हर्सेल ने। ध्यान रखेंगे ये की थी हर्सेल ने। हर्सेल ने, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है विजिबल किरणों की खोज किसने करी थी, या विजिबल लाइट किसने बताया था, तो न्यूटन ने ही बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये बताया था न्यूटन ने। किसने बताया था भाई? न्यूटन ने। ये न्यूटन ने बताया था। अगर आपसे पूछता है एक्स रेज की खोज किसने करी थी, सॉरी यूवी रेज की किसने करी थी, एक्स रेज की, गामा किरणों की, तो जो पराबैंगनी किरणें है ना, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसकी खोज जो की थी वो की थी जॉन रिटन ने। ध्यान रखेंगे, जॉन रिटन ने खोज की थी। अगर एक्स किरणों की खोज पूछता है तो रोंटजन। क्या है? रोंटजन। ध्यान रखेंगे किसने करी थी भाई? रोंटजन ने। अगर पूछता है आपसे कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो ये की थी हेनरी बैकुरल। क्या किसने की थी? हेनरी बैकुरल। ये 7 तरंगे हैं, और ये सातों की सातों का जो तरंगों का एक समूह है ये कहलाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम इसी क्रम में लिखते हैं, और आप भी इसी क्रम में लिखना है। आप इन चीजों को समझो, और ये समझ लीजिए 12 क्वेश्चन, 7 दूनी 14 क्वेश्चन लिखे हैं। 14 और 1 15। तो 15 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्प्ले पे आपको दिख रहे होंगे। इनको समझो, और समझने के बाद हम आगे चलेंगे, इनके बारे में और चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो हकीकत में कैसे वर्क करती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, वो चीजें हम जानेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो अब समझो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमने पढ़ चुके हैं कि भाई रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज। तो आपको इसी क्रम में लिखना है। अगर आपसे ना कभी कभी ये पूछता है, जो हमारी ये विजिबल लाइट है, ये भी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से। आपने इसका जो एक सूत्र होता है जो हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया था, बिबग्योर, BIBGYOR,
ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, विबग्योर। इसे बैंगनी बोलते हैं, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी दृश्य तरंगे हैं या दृश्य प्रकाश है, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और इसका जो प्रकीर्ण मतलब कहते हैं ना बण विक्षेपण, 7 रंगों में टूटने की घटना को बण विक्षेपण कहते हैं। तो ये 7 रंगों में से मिलकर बना होता है, और उस 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैंगनी होता है। और सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। तो आपने ये देखा कि रेड कलर की तरंगदैर्घ्य 7800 यानी कि 8000 के अप्रोक्स में एंगस्ट्रॉम में होती है, और जो वॉयलेट है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? तो आप लोग ये समझे कि भाई तरंगदैर्घ्य ऊपर जाने पर क्या होती है? तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, और नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य घटती है। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये मैंने नीचे दिखा दिया है, और मैं इस पे क्या करता हूं, ये मैंने इस तरीके से एरो लगा दिया, और ताकि आप समझाएं कि ये जो हमने बात करी थी, ये हमने किसकी करी थी? ये हमने करी थी दृश्य प्रकाश की, और जिसकी खोज करी थी न्यूटन साहब ने। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? रेडियो वेव की। किसकी बात करें? रेडियो वेव की। समझने की पूरी कोशिश करना आप लोग। अगर हम रेडियो वेव की बात करें, अगर हम रेडियो वेव की हम बात करते हैं, रेडियो वेव की, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? ध्यान में ये रखना है आपको कि इनकी जो होती है ना, इनकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा, इनकी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य उच्च होती है। आप लोग समझ गए होंगे कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? उच्च होती है। मैंने क्या बताया था? ये विजिबल लाइट ले लिया, और लेने के बाद मैंने इसका स्पेक्ट्रम लिख दिया, और स्पेक्ट्रम लिखने के बाद मैंने क्या काम किया? इनकी तरंगदैर्घ्य 7800 है, और इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 है। तो मैंने ये क्या सीखा? अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी आपकी। कहने का मतलब यह है, अगर इस क्रम में देखा जाए, आपने इस क्रम में देखा, अगर इस क्रम में देखा जाए तो आपकी जो विजिबल रेट है, विजिबल किरणें हैं, वो ये है। तो अगर विजिबल किरणों में आप नीचे आओगे तरंगदैर्घ्य घटेगी, और ऊपर जाओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपकी क्या हो जाएगी? रेडियो तरंगों की हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक इस क्रम को पूरे अच्छे से एक नहीं 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना। आप जब 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। सेट ये हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी? इसी की हो जाएगी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगी वो इसी की हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 में ध्यान रखेंगे, इन तरंगों की चाल कैसी होती है? तरंगों की चाल, तरंगों की चाल आप लोग ध्यान रखेंगे, इन तरंगों की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। लेकिन अपवाद क्या है इसमें? अपवाद ये है, मतलब जो आपको याद रखने योग्य बात है क्या है कि दो चीजें ऐसी हैं जो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। भाई 2 चीजें ऐसी हैं जो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती हैं? ये बढ़ती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नीचे से ऊपर जाने पर घटती हैं। सबसे पहले उसमें आपको नाम याद रखना है एन मतलब क्या बोले तो अपवर्तनांक। ठीक है। नंबर आप 4 में याद रखेंगे आवृत्ति। नंबर 5 में आप याद रखोगे प्रकीर्णन। नंबर 6 में याद रखोगे आप विचलन, और नंबर 7 में याद रखोगे ऊर्जा। तो देखो ध्यान रखेंगे,
अपवर्तनांक नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, आवृत्ति नीचे से ऊपर जाने पर घटती है, प्रकीर्णन नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, विचलन नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, ऊर्जा नीचे से ऊपर जाने पर घटती है। तो इनका अपवर्तनांक भी कम होता है, आवृत्ति भी कम होती है, प्रकीर्णन भी कम होता है, विचलन भी कम होता है और एनर्जी भी कम होती है। हम बात किन की कर रहे हैं ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम रेडियो वेव की। केवल किसकी बात कर रहे हैं? रेडियो वेव की। जो इतनी सारी बातें लिखी हैं हमने वो रेडियो वेव की बात करी है कि रेडियो तरंगें जो होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? उच्च होती है। इनका जो तरंगों की चाल होती है, इन तरंगों की चाल इन सब की अपेक्षा रेडियो तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि इनका अपवर्तनांक इन सब में सबसे ज्यादा किनका होता है, सॉरी सबसे कम किनका होता है? रेडियो तरंगों का होता है। अगर आवृत्ति बात करें तो सबसे कम किनकी होती है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है। अगर हम प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे कम प्रकीर्णन किनका होता है? रेडियो तरंगों का होता है। अगर इसमें देखें तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अगर हम बात करें विचलन कोण सबसे ज्यादा किनका होता है तो आप ध्यान रखेंगे बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम किनका होता है? लाल रंग का। अगर इन तरंगों में बात करें तो सबसे कम जो विचलन कोण हो जाएगा वो रेडियो वेव का हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है तो ध्यान रखेंगे रेडियो वेव की। तो इतनी सारी जो बातें लिखी है पूरी की पूरी मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पुटअप होंगे। तो आपको क्या है, आपके एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पुटअप होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तरंगों की चाल ज्यादा होती है, बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या होती हैं? उल्टी होती हैं। एक आप इसमें ये भी लिख लेंगे 8 नंबर पे, क्या लिख लेंगे? अपवर्तन। क्या लिख लेंगे? अपवर्तन। अपवर्तन सबसे कम किनका होता है? आप ध्यान रखेंगे रेडियो तरंगों का होता है या रेडियो वेव का होता है सबसे कम अपवर्तन। ऊर्जा भी कम, विचलन भी कम, प्रकीर्णन भी कम, आवृत्ति भी कम और अपवर्तनांक भी कम। ज्यादा क्या होता है? ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ज्यादा क्या होती हैं? ये दो चीजें क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। बाकी ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी की चीजें कम होती हैं और ये वाली चीजें क्या होती हैं? अधिक होती हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में एक दो पॉइंट्स हैं वो समझ लो। सबसे पहला पॉइंट्स आपको यह है कि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और दूसरी बात ये बता रहा हूं कि ये निर्वात में, ये सारी की सारी तरंगदैर्घ्य निर्वात में, जब वहां पर वायुमंडल नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो उसमें क्या होता है? ये सारी की सारी आज तक आपने केवल यही पढ़ा था कि जो दृश्य तरंगें होती हैं या जो प्रकाश होता है वो निर्वात में चल सकता है और निर्वात में चल सकता है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और माध्यम में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आज तक आपने यही पढ़ा था। लेकिन आज आप ये पढ़ लीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई इनको माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी चाल जो होती है वो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चाहे तो निर्वात की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी दिए हुए माध्यम की बात करें, किसी दिए हुए माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। हमने बताया तरंगों की चाल, यानी कि तरंगे की चाल, सबसे ज्यादा तरंगों की चाल किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कोई माध्यम दिया हुआ है तो उस माध्यम में सबसे ज्यादा जो चाल होगी, सबसे तेज जो चलेंगी वो रेडियो तरंगे चलेंगी और सबसे धीमी जो चलेंगी वो गामा किरणें चलेंगी। सबसे धीमी चलेंगी गामा किरणें। अगर इसमें बात करें, विबग्योर के स्पेक्ट्रम में बात करें, तो किसी दिए हुए माध्यम में सबसे ज्यादा जो चाल होगी वो लाल रंग की होगी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होगी या लाल रंग की होगी या लाल रंग की किरणों की होगी। और सबसे कम जो चाल होगी वो किसकी होगी? बैंगनी रंग की या बैंगनी रंग की किरणों की होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मैंने आपको यही बताया कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में एक समान चाल से चलती हैं। एक समान चाल बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, परंतु किसी दिए हुए माध्यम में रेडियो तरंगे सबसे अधिक और गामा किरणें सबसे धीमे चलती हैं। बात समझ में आ रही नहीं है? और इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते हैं। तो हमने आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके खोज किसने किए हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य, इन सब की हमने तरंगदैर्घ्य के बारे में बात कर ली,
तरंग की चालों के बारे में बात कर ली, अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर ली, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली, प्रकीर्णन के बारे में कर ली हमने, और विचलन के, और हमने ऊर्जा के और अपवर्तन के, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। आप किसी का भी अगर पूछना चाहो, मैं आपसे पूछ लूं कि भाई सूक्ष्म तरंगें और अवरक्त तरंगों में तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप कहोगे भाई ऊपर जाने पे बढ़ती है, तो सूक्ष्म तरंगें ऊपर होती हैं और अवरक्त तरंगें नीचे होती हैं, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, भाई सूक्ष्म तरंगों की होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई यूवी रेज और गामा रेज में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तो आप कहोगे कि भाई जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और उन तरंगों की चाल भी ज्यादा है और इनकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। किसकी, भाई यूवी रेज की, और इनका प्रकीर्णन भी कम होगा और इनका विचलन भी कम होगा, इनकी ऊर्जा भी कम होगी, इनकी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इन सारी रेस के बारे, इन सारी वेव्स के बारे में आप बता सकते हो और इन रेस के बारे में भी आप बता सकते हो। मैं आपसे पूछने लगूं सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, तो सबसे कम विचलन कोण होता है लाल रंग का। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, आप कहोगे बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। मैं आपसे कहूं कि प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, आप कहोगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसीलिए हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है और इसीलिए हमें आसमान कैसा नीला दिखाई देता है, यह समुद्र हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इन सारे चीजों के कॉन्सेप्ट आप केवल इनसे समझ के इनकी पूरी परिभाषा दे सकते हो और क्वेश्चन उठा सकते हो। लेकिन अब हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग। आपने केवल इन तरंगों की ये प्रॉपर्टी जानी, लेकिन अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो हमारी 7 प्रकार की होती हैं, इनके प्रयोग कहाँ कहाँ हैं, इनके फैक्ट क्या क्या हैं, आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहीं हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि रेडियो तरंगें क्या हैं। रेडियो तरंगें क्या हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है और इन तरंगों की चाल भी सर्वाधिक होती है, परंतु इनका प्रकीर्णन, विचलन और आवृत्ति और अपवर्तनांक सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। किनके, रेडियो तरंगों के। बात समझ में आई है? अगर इनकी खोज की बात करें तो मैंने बताया था पहला प्रेफरेंस आप किसको दोगे, हटर्स को दोगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप मार्कोनी को दोगे। अगर दोनों दे रखे हैं तो आप किसको दोगे, हटर्स को ही दोगे, कि हटर्स ने ही रेडियो तरंगों की क्या की थी, खोज की थी, या रेडियो वेव की खोज किसने की थी, हटर्स ने की थी। लेकिन बात करते हैं इनके प्रयोग के बारे में। तो प्रयोग की बात करें, रेडियो FM, आप रेडियो FM सुनते थे तो आप क्या है, सैटेलाइट से क्या है, और रेडियो FM, रेडियो आपने घर में चला रखा है और आप क्या उसके सिग्नल मिलाते हो। तो वेव्स जो होती है ना, रेडियो वेव्स, जब वो रेडियो वेव्स के सिग्नल पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो आपको क्लियर सुनाई देने लगता है कि हाँ भाई समाचार पूरे हमें सुनाई दे रहे हैं। तो रेडियो वेव में, रेडियो तरंगों में, रेडियो में हम कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों में। ये तो हम आप इजिली याद कर लोगे। टीवी रिमोट होता है ना, टीवी में, टीवी रिमोट में, और DTH में सिग्नल प्राप्त करने के लिए, तो उसमें भी हम क्या, कौन सी तरंगें प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों के। जो कार के रिमोट नहीं होते, कार के रिमोट, तो कार के रिमोट में भी हम क्या करते हैं भाई, रेडियो में, टीवी में, DTH में, कार के रिमोट में, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट में, और रेडार में, और खिलौनों वाली कारों में, और दूरसंचार में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। अगर रेडार की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है रेडार की, तो ध्यान रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसके यूज आपको पता होना चाहिए, रेडियो FM में, टीवी में, DTH में, और कार के रिमोट में, सैटेलाइट्स में, रेडार में, खिलौनों वाली कारों में, और दूरसंचार में हम किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उम्मीद करता हूं आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो रेडियो तरंगों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी तरंगों का ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। माइक्रोवेव के बारे में हम जानते हैं कि माइक्रोवेव्स क्या होती हैं और उनके यूज क्या हैं। तो नंबर 2 में आप देखेंगे माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे। अगर इसकी खोज की बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे,
इनकी जो खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने की थी। पहला प्रेफरेंस आप किसे दोगे? जगदीश चंद्र बोस को दोगे, लेकिन दूसरा प्रेफरेंस आप किसको दोगे? मार्कोनी को दोगे। मार्कोनी दोनों में निकल के आ रहा है, रेडियो तरंगों में भी और सूक्ष्म तरंगों में भी। बात समझ आ रही है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसके प्रयोग की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन में, यानी कि भोजन पकाने में। किसमें भाई? भोजन पकाने में। भोजन पकाने में। तो भोजन पकाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोवेव वेव्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग हम किस में करते हैं? भोजन पकाने में करते हैं। आप मोबाइल में बात कर रहे हो, अपने रिलेटिव से फोन से बात करते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायर लगी हुई है, उधर की आवाज इधर सुनाई दे रही है। तो उसमें क्या है? माइक्रोवेव्स का यूज होता है, यानी कि सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे, माइक्रोवेव ओवन यानी कि खाना पकाने में, मोबाइल में, और वाईफाई में, यानी कि वायरलेस। वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या ध्यान रखेंगे? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी क्या है? ये वाईफाई की फुल फॉर्म है। और वाईफाई में क्या है? हम कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं सूक्ष्म तरंगों का हम प्रयोग करते हैं वाईफाई में। किन का प्रयोग करते हैं भाई? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग हम करते हैं वाईफाई में। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे ब्लूटूथ में। तो ब्लूटूथ पहले क्या होता था? जब आज से कम 10 साल पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे एंड छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते थे, तो कोई सॉन्ग्स मान लीजिए लेना करता, डाउनलोड करने में भी बहुत एमबी लग जाती थी, और पहले डेटा क्या है? बहुत महंगा होता था। तो सॉन्ग्स जब डाउनलोड किसी को सुनने होते थे तो वो ब्लूटूथ के माध्यम से सॉन्ग्स क्या है? एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में क्या करते थे? फाइल्स को ट्रांसफ़र करते थे। तो फाइल्स को ट्रांसफ़र में करते थे, तो ब्लूटूथ का बहुत अच्छे से हम पहले क्या है? यूज करते थे। लेकिन अब क्या है? अब तो डेटा इतना आ गया है कि ना तो किसी से वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत है और ना ही किसी से ब्लूटूथ कनेक्ट कराने की ज़रूरत है। अब तो सीधा डेटा ऑन करो, जो मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। 5G आप लोग जानते होंगे, जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है। जितना चाहे उतना 5G फ़ोन लीजिए और 5G जो है सिम लीजिए और अनलिमिटेड डाटा यूज कीजिए। तो आप लोग क्या है? ब्लूटूथ में हम क्या यूज करते थे? यूज करते हैं सूक्ष्म तरंगे, यानी कि माइक्रोवेव। उसी प्रकार पुलिस वाली जो रेडार होती है ना, पुलिस वाली रेडार, एक रेडार अलग होती है जो किसी उड़ते हुए वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाते हैं, वो रेडार अलग है। और ये रेडार की हम बात कर रहे हैं जो पुलिस वाले के पास नहीं होती रेडार, हेलो हेलो ये जो करते रहते हैं। तो उसमें हम कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? उनमें हम तरंगों का प्रयोग करते हैं माइक्रोवेव्स, यानी कि सूक्ष्म तरंगों का हम प्रयोग करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। इंफ्रारेड वेव्स यानी कि अवरक्त तरंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अवरक्त तरंगों की खोज जो की थी वो किसने की थी? हर्शेल ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है भाई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करना। अवरक्त तरंगों की खोज किसने करी थी? ये खोज की थी किसने भाई? हर्शेल ने। ये बात ध्यान रखेंगे कि अवरक्त तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी? हर्शेल ने की थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इनका एक उपनाम है। उपनाम क्या है? तापीय विकिरण। तापीय विकिरण इनका उपनाम है। किनका भाई? अवरक्त तरंगों का। तापीय विकिरण इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य से जो हीट आती है ना पृथ्वी तक, हीट यानी कि ऊष्मा, जो सूर्य से हीट पृथ्वी तक आती है वो अवरक्त तरंगों के माध्यम से या अवरक्त किरणों के माध्यम से, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स के माध्यम से ही पृथ्वी पर हीट आती है। सूर्य से हीट इन्हीं के माध्यम से आती है। ये जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स हैं, ये खराब मौसम में या कोहरे में या धुएं में, खराब मौसम में या धुएं में या कोहरे में बहुत तेजी से ये चलती हैं। इसीलिए इन तरंगों का प्रयोग फोटोग्राफी में खराब मौसम के समय में किया जाता है। तो देखो ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफी में जब खराब मौसम होता है ना, खराब मौसम, ध्यान रखेंगे, खराब मौसम, खराब मौसम। तो खराब मौसम में क्या होता है? खराब मौसम में, ठीक है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में हम खराब मौसम में किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, टीवी रिमोट में, फोटोग्राफी में, थर्मल गेमिंग में और लेजर में। तो चारों का प्रयोग हम किस में करते हैं?
चारों में प्रयोग हम किसका करते हैं, अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड वेव से करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि फोटोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग करते हैं। यह खराब मौसम के समय या कोहरे में, जहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और आपको फोटो शूटिंग करनी है, फोटो खींचना है कि नहीं जी हमें तो लेना ही है फिर फोटो, तो आप कौन सी तरंगों का प्रयोग करोगे, आप करोगे इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगों का आप प्रयोग करोगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गई हमारी अवरक्त तरंगें हो जाएंगी। तो अब चलते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की खोज किसने करी थी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूटन ने। मैं बता चुका हूं आपको, दृश्य प्रकाश की खोज किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। अगर इसके स्रोत की बात करें, भाई लाइट के स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत तो प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, विद्युत बल्ब है, आर्क लैंप है, और भी आप कह सकते हो ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्रोत जो रियलिटी में है वो क्या है, हमारा सूर्य है। यानी कि प्राकृतिक स्रोत जो है प्रकाश का या विजिबल लाइट का या दृश्य प्रकाश का स्रोत क्या है, ये सूर्य है। और न्यूटन ने बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। या स्पेक्ट्रम की खोज जो की थी वो किसने की थी, न्यूटन साहब ने ही की थी। अगर इसके गुण बात करें विजिबल लाइट के या प्रकाश के गुण, आपने देखा होता है कि प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। अपवर्तन भी होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। विवर्तन होता है, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके गुण हैं, किसके, प्रकाश के कह दो या दृश्य प्रकाश के कह दो। लेकिन अगर हम बात करें कि दृश्य प्रकाश का प्रयोग हम क्या करते हैं, तो सबसे अच्छा प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण में। भाई प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा, प्रकाश संश्लेषण में यानी कि ऑक्सीजन निर्माण में या कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण में। तो पौधे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या प्रक्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, लेजर में। और लेजर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। पूछ लिया जाता है लेजर की फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपनी कॉपी में साइड से नोट बना के लिख लेंगे कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृश्य प्रकार की खोज किसने की थी, न्यूटन साहब ने की थी। रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे चलते हैं। यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें, इनको आप लगा लीजिए इंपोर्टेंट, इस तरीके से लगा लीजिए इंपोर्टेंट, क्योंकि इंपोर्टेंट इतनी है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले इनकी खोज के बारे में बात करोगे। इनकी खोज जो की थी जॉन रिटन ने की थी। किसने की थी, जॉन रिटन ने। अवशोषण कौन करता है इन तरंगों का, जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं तो इनका अवशोषण कौन करता है, पृथ्वी की बाहरी सतह पर एक परत है हमारी जो सुरक्षा कर रही है और उसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत, क्या नाम है उसका, ओजोन परत। ये जो तरंगे हैं हमारी पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ए यानी कि यूवी ए और यूवी बी और यूवी सी, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कम खतरनाक होती हैं और ये ज़्यादा, ये थोड़ी मतलब ये खतरनाक तो होती हैं ये भी, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर यूवी ए की बात करें हम, अल्ट्रावायलेट रेज ए की बात करें, तो ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में आती हैं, ये सर्वाधिक मात्रा में पहुंचती हैं और ये विटामिन डी के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। हमारी त्वचा में जो हम विटामिन डी का निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो जो किरणें आती हैं वो कौन सी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें ही सहायक होती हैं हम जो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। हमारी त्वचा जो कोलेस्ट्रॉल की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करती है, तो क्या है कि उसमें हमारी जो कौन सी तरंगें, हम पैसे तो कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं,
विटामिन डी का निर्माण करते हैं, हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। लेकिन रियलिटी में अगर आप जानना चाहो तो पराबैंगनी किरणें ही होती हैं जो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं यूवी बी की। ये कम खतरनाक होती है, ये कह सकते हैं खतरनाक होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, परंतु थोड़ी बहुत मात्रा में ये पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और जिनसे क्या होता है, जिनसे हमारा हो जाता है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर के लिए कौन सी किरणें जिम्मेदार होती हैं? अल्ट्रावायलेट बी, यानी कि यूवी बी किरणें क्या होती हैं आपकी, जो पराबैंगनी यूवी बी प्रकार की होती हैं, यही त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यूवी किरणें कौन जो है त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं, या कौन सी किरणें त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आप कौन सी बताओगे? यूवी ए नहीं बताओगे, यूवी सी नहीं बताओगे, यूवी बी बताओगे। अगर यूवी सी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती हैं। ये ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्या चलते हैं, इनके प्रयोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके प्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोग क्या कहें इसके, ये ध्यान रखेंगे। असली व नकली, ध्यान रखेंगे, असली व नकली दस्तावेजों की पहचान करने में। भाई असली जो क्या कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं सुनार होता है, सुनार भी इस तरह सुनार समझ लीजिए। तो सुनार क्या करता है, जब उसे देखना होता है कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, या मान लीजिए आपकी कुछ मार्कशीट फर्जीवाड़ा चलता है, तो अब फर्जीवाड़ा चलता है, ये मान लीजिए पहले फिल्मों में आपने देखा होगा कि तुरंत से क्या है, गद्दार क्या है, नकली रिपोर्ट बनवा के ले आता है कि नहीं जी, मैं तो जब इस समय हीरोइन का मर्डर हुआ था, मैं तो वहाँ मुंबई में था जेवी होटल में, ठीक है। तो वो क्या है, फर्जी दस्तावेज बनवा के ले आता है और होटल का जो टिकट्स है वगैरह और फ्लाइट टिकट्स वगैरह वगैरह ले आता है और क्या है, कोर्ट में पेश कर देता है और बच जाता है। तो इन सब चीज़ों के फर्जीवाड़ा ना हो तो असली व नकली दस्तावेजों की पहचान करने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और विटामिन डी के निर्माण में भी हमारी सहायक है, ये हमने बता दिया है। और विटामिन डी के निर्माण में कौन सी सहायक है? यूवी, कौन सी है भाई? यूवी, कौन सी है? बी वाली, दूसरे प्रकार की, ठीक है नहीं। और जल को शुद्ध करने में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यानी कि कोल्ड स्टोर में। आपने देखा होगा जब आलू खुद जाते हैं, आलू की खुदाई होती है, तो किसान लोग क्या करते हैं, अपने आलू को सुरक्षित करके रखने के लिए, यानी कि जब आलू महंगा होगा हम तभी सेल करेंगे, तो उसको कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। तो कोल्ड स्टोर में क्या है, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे प्रयोग हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ के चलेंगे। आगे चलते हैं, एक्स किरणें यानी कि एक्स रेज। तो एक्स रेज की जो खोज की थी रोंटगन ने की थी, और इसीलिए इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर इनकी क्षमता की बात करें तो गामा किरणों की क्षमता से क्या होती हैं, कम होती हैं, थोड़ी सी कम होती है। किनकी होती हैं? एक्स रे की। सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है, और एक्स किरणों की क्या है, भेदन क्षमता गामा किरणों से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर इनके प्रयोग की बात करें तो हड्डियों की जांच में आप लोग जाते हो, सीधा बोलते हो कि एक्सरा कर दो, एक्सरा, तो एक्सरा नहीं होता है, एक्सरा नहीं होता, उसे बोलते हैं हम रेडियोग्राफी। हड्डियों की जांच को बोलते हैं हम रेडियोग्राफी। तो आज के बाद अगर पढ़े लिखे इंसान हो आप लोग और कभी भी एक्सरे कराने जाओ तो वो एक्सरा नहीं बोलते हैं, एक्सरे किरणों का प्रयोग होता है उसमें, लेकिन उसे हम बोलते हैं रेडियोग्राफी। तो आज के बाद कभी भी आप अपनी हड्डियों के बारे में जानकारी कराने जाओ तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी करानी है। क्या करानी है भाई? रेडियोग्राफी, ना कि एक्सरे कराना है। एक्सरे मत बोलना, ये गलत होता है। एक्सरे किरणों का प्रयोग होता है किसमें? रेडियोग्राफी। और रेडियोग्राफी को हम बोलते हैं जांच कराना। तो कभी भी आप हॉस्पिटल जाओ एक्सरे कराने के लिए तो एक्सरे मत बोलना, बोलना रेडियोग्राफी करानी है हमें, ठीक है नहीं। मेटल डिटेक्टर में यानी कि धातुओं का पता लगाने में, बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में, सीटी स्कैन में या आणविक संरचनाओं में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। गामा किरणों की अगर हम बात करते हैं तो गामा किरणों की जो खोज की थी वो हेनरी बैकुरेल ने की थी। अगर इनकी भेदन क्षमता बात करें तो सर्वाधिक होती है। इनकी खोज को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? हेनरी बैकुरेल ने इनकी खोज की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनकी भेदन क्षमता कैसी होती है? भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, एक्स किरणों से भी ज्यादा है,
एक्सटर्नों की थोड़ी सी कम होती है। अगर इनके प्रयोग की बात करें तो ध्यान रखेंगे कैंसर के उपचार में इनका प्रयोग होता है। कैंसर के उपचार में हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। और एक बात नोट करके और ध्यान रखेंगे, पूरे शरीर की अगर आपको जांच करानी है, पूरे शरीर की अगर आपको जांच करानी है तो आपको एमआरआई कराना होता है। और एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग 3 बार याद करोगे तो एमआरआई की फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपसे याद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है एमआरआई की फुल फॉर्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो गाइस, ये थे हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आज की इस पूरी क्लास में हमने आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ा दी हैं। और जो साउंड एंड वेव का जो चैप्टर्स था वो पूरी तरीके से आज फिनिश हो गया है। आगे हम क्लास में हम क्या करेंगे, इस वैद्युत चुंबकीय तरंगों से यानी कि पूरी साउंड एंड वेव की एक मैराथन क्लास लाएंगे। और उसमें क्या है, कम से कम मैं 50 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा। 40 नहीं तो 50 तो कराऊंगा ही। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्या है, पूरे ध्वनि चैप्टर का पूरा निचोड़ होगा। पूरा का पूरा ध्वनि और ध्वनि चैप्टर का क्या होगा, निचोड़ होगा। उसमें यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे और ये सारी की सारी जो सातों की सातों वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि उसका प्रैक्टिस करेंगे, या यूं समझ लीजिए उसका हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डे बाई डे मैं क्लास ला रहा हूँ आपको। 8 बजे सुबह क्लास मिल जाती है। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको 8 बजे ही मिल जाता है। तो तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।